जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि पाचन कैसे होता है, और उससे पहले वीडियो में हमने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे शरीर में जो अनपचा भोजन बचता है, जो भोजन पचता नहीं है, उसका जो है एक्सक्रीशन मतलब वो शरीर से बाहर कैसे निकलता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन जो होता है इसको हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अगर कोई पदार्थ हमारे शरीर में काम का नहीं है, जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, वो तो चलिए ठीक है। जो बचा हुआ पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य ही उत्सर्जन कहलाता है। और वह अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जो अंग उत्सर्जन के लिए भाग लेता है उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। और जो पदार्थ उत्सर्जित होता है मतलब जो बाहर निकलता है उसको जो है उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है टीचर को पढ़ाने से, तो टीचर उस बच्चे को उठाता है कि खड़े हो जाओ और बाहर निकल जाओ। तो वो जो बच्चा बाहर गया वो उत्सर्जी पदार्थ है, और जो टीचर खड़ा है वो उत्सर्जी अंग के तरीके से काम कर रहा है, उसको एक्सक्रीट कर रहा है मतलब बाहर कर रहा है। ठीक, एक्सक्रीशन में जो सहायक अंग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। त्वचा, जिसको इंग्लिश में स्किन कहा जाता है, ये जो है पसीना निकालता है और सीवम निकालता है और नमक निकालता है। अब हम बात करते हैं पसीना। आप लोग देखते होंगे गर्मी के सीजन में बहुत पसीना निकलता है, तो पसीना तो आप लोग जानते हैं। अब जो सीवम है उसको क्या कहते हैं। आप लोग सो करके उठते होंगे तो आपके नाक के ऊपर, जो आपका नोज है इसके ऊपर जो तैलीय पदार्थ थोड़ा बहुत पाया जाता है उसको सीवम कहा जाता है। और नमक जो होता है वो पसीना जो होता है हमारा थोड़ा नमकीन होता है, और अगर आप कहीं आपके मुंह में चला जाता है पसीना तो वो नमक के तरीके से लगता है, मतलब नमक के तरीके से खट लगता है। अब बात करते हैं जो लंग्स होता है वो किस तरीके से हेल्प करता है। लंग्स मतलब फेफड़ा क्या करता है हमारे शरीर में। एक्सक्रीशन में जो हेल्प करता है वो फेफड़ा भी हेल्प करता है। फेफड़ा क्या करता है, वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है। अब एक एक्सक्रीशन ये भी हो गया, अगर हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किया तो एक एक्सक्रीशन हो गया, ये एक एक्सक्रीटरी पार्ट हो गया। अब जो वाष्प आप लोग देखते होंगे ठंडक के सीजन में आपके मुंह से ऐसे करते हैं तो वाष्प निकलता है, तो उसको भी वो बाहर करता है, तो वे भी एक एक्सक्रीशन है। और बलगम, ये बलगम आप लोग देखते होंगे ठंडक के सीजन में खांसी वासी आती है तो बलगम आता है। ये बलगम कहाँ से आ जाता है, आपके लंग्स से ही। लंग्स से ये प्रेशर जो होता है वो लंग्स से ही प्रेशर निकलता है तो बाहर निकलता है। आप लोग खखारते हैं मतलब ऐसे करते हैं तो बलगम बाहर निकलता है, तो ये प्रेशर कहाँ से क्रिएट हुआ, प्रेशर आपके लंग्स से ही क्रिएट हुआ, तब जाकर के वो लंग्स जो है, आप जो बलगम बना आपके शरीर में वो लंग्स से प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर आपके मुंह में आया, फिर आपने बाहर किया। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग ठंडक के सीजन में कहीं गाँव में कौरा उरा लोग तापते हैं तो वहाँ पे जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो खगारते रहते हैं और उसी में दबाते रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत क्या करता है, ये जो अनपचा भोजन है, जो पचा हुआ भोजन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसका वीडियो हमने पहले ही दे दिया है आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब बात करते हैं बड़ी आंत का क्या इसमें फंक्शन होता है। जो अनपचा भोजन होता है, जो भोजन हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको काइल के रूप में वो लेटरी के रास्ते बाहर निकाल देता है। मतलब जो अनपचा भोजन है वो काइल के रूप में शरीर से बाहर चला गया। ठीक, अब जो लीवर होता है वो क्या करता है, लीवर का भी फंक्शन होता है। लीवर जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। लीवर का क्या काम होता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम होता है। अमोनिया जो होता है वो बहुत ही थोड़ा खतरनाक टाइप का होता है। अमोनिया जो है बहुत ही खतरनाक किस्म का है। अब उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया जो होता है वो कुछ समय के बाद मतलब 3 से 4 घंटे में वो फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यूरिया जो है, अमोनिया क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन, लीवर किया। अब जो यूरिया है वो 3 से 4 घंटे बाद फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अब जो किडनी होता है वो क्या काम करता है, यूरिया को जल्दी से बाहर निकाल देता है पेशाब के रास्ते से। अगर ये यूरिया किडनी जो है जल्दी से बाहर ना निकाले तो वो फिर अमोनिया बन जाएगा। और जो पेशाब का होता है उसका उत्सर्जन करता है, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है क्या है, किडनी। इसको गुर्दा भी कहा जाता है। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आएगा कि अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, वो लीवर करता है। और किडनी क्या करता है, यूरिया को
मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकालने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, जो किडनी होता है, वो किस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, ये किडनी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। किडनी जो होता है दो पाया जाता है। अब इसके ऊपर एक पार्ट पाया जाता है जिसको एड्रिनल कहते हैं, अधिवृक्क कहते हैं। ये किडनी के ऊपर ये पार्ट पाया जाता है, इसको अधिवृक्क कहते हैं, इंग्लिश में इसको एड्रिनल कहते हैं। ठीक, ये हमारा किडनी हो गया। किडनी जो है, इसने जो है यूरिया को जो है बाहर निकालने का काम किया, लेकिन किसी मार्ग से होकर के यूरिया बाहर जाता होगा। तो ये स्टोर कहाँ पे हुआ, ये इसका रास्ता है। किडनी से जो है यूरेटर से होता है, ये मूत्र वाहिनी जिसको हिंदी में कहते हैं, ये मूत्र वाहिनी है। ये किडनी से जो है यूरिया यहाँ से निकला और स्टोर कहाँ पे होगा, ब्लेडर में होगा। लगभग यहाँ पे 500 ml तक यूरिन जो होता है वो स्टोर हो सकता है। अब ये जो यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ठीक, मूत्र मार्ग के थ्रू ये बाहर निकल गया। किडनी ने अमोनिया, किडनी में क्या हुआ, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो गया था। यूरिया जो है किडनी से बाहर निकला, फिर जो यूरेटर से होकर के, मूत्रवाहिनी से होकर के वो कहाँ पहुंचा, ब्लेडर में। ब्लेडर में कहाँ स्टोर रहेगा, लगभग यहाँ पे 500 ml तक ब्लेडर में यूरिन जो है स्टोर हो सकता है। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। अब एक हम किडनी के बारे में बात कर लें। किडनी के जो आउटर पार्ट होता है, ये ऊपरी भाग है जिसको हमने नीले कलर से बना दिया है, इसको हम लोग कार्टेक्स कहते हैं। ठीक, अब उसके अंदर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, मेडुला कहेंगे। जो आउटर पार्ट होगा किडनी के उसको हम लोग कार्टेक्स कहेंगे, और जो उसके नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम मेडुला कहेंगे। इसमें क्या होता है, रीनल हाइलम पाया जाता है। अब जो यूरिन होता है वो एंटर कहाँ से करता है, यहाँ से करता है किडनी में। इसमें सबसे ज़्यादा अमोनिया का प्रतिशत जो होता है, यहीं पे रीनल हीलम में सबसे ज़्यादा अमोनिया का परसेंटेज पाया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा अमोनिया यहाँ पे पाया जाता है, ना यहाँ पे पाया जाएगा ना यहाँ पे पाया जाएगा। जो रीनल हाइलम है, ये इसका नाम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमोनिया पाया जाता है। अब बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी जो है ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसको मुख्य उत्सर्जी अंग इसीलिए कहा गया क्योंकि ये यूरिन को बाहर निकालता है। हमारे शरीर से यूरिन को बाहर निकालने का काम कौन करता है, ये किडनी करता है। ठीक, अब ये क्या करता है, ये रक्त को छानता है। यहाँ पे क्या होता है, रक्त को छानने का काम होता है, लेकिन रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है, रक्त को छानता है। फिर ये क्या कर देता है, ये जो है हमारे हार्ट को ये भेज देता है, ठीक, लंग्स को। अब यहाँ पे देखिए, रक्त को छाना, उसके बाद शुद्धिकरण कहाँ पे होगा, वो फेफड़ा में होगा। रक्त को छानने का काम कौन किया, किडनी ने किया। और किडनी ने किस चीज को छाना, जो वेस्ट प्रोडक्ट थे हमारे ब्लड में मिले हुए थे उसको उसने छान लिया। अब वो उसको बाहर निकालेगा, और जो छना हुआ ब्लड है, जो खून हमारे शरीर में जो छन चुका है किडनी के द्वारा, वो कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा शुद्ध होने के लिए। शुद्धिकरण कहाँ पे होगा, फेफड़े में होगा। अब ये क्या करता है, ये जो है यूरिन का फॉर्मेशन करता है, मतलब पेशाब का निर्माण करता है। ये एसिड और बेस को जो है नियंत्रित करता है, जिसको हम पीएच भी बोल सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एसिड और बेस का मतलब होता है पीएच। पीएच को ये जो है मैनेज करता है। अब पीएच में एसिड 7 बिलो होता है और पीएच जो बेस होता है वो 7 के एबव होता है, ठीक। तो ये पीएच को भी नियंत्रित करता है और जहर को निष्क्रिय कर देता है। मेन बहुत ही अच्छा काम है इसका, क्या है, वो जहर को निष्क्रिय करने का काम करता है। जहर को निष्क्रिय कैसे कर देता है, अगर किसी व्यक्ति को भोजन में थोड़ा बहुत जहर मिला के दे दिया जाए तो वो हमारे किडनी तक पहुंचते पहुंचते वो निष्क्रिय कर देगा। अगर आप लोगों को सोचिए, आप लोग कि अगर किसी व्यक्ति को जहर दे दिया जाए खाने में, तो जहर कैसे पता चलेगा कि जहर दिया गया था खाने में या नहीं दिया गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो किडनी पर टिक करके चले आते हैं, वो जो उनका आंसर होता है वो गलत हो जाता है। क्योंकि किडनी क्या करता है, वो जहर को निष्क्रिय कर देने का काम करता है। तो जब किडनी ने जहर को निष्क्रिय कर दिया तो किडनी से कैसे पता चलेगा कि जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया था, तो कैसे पता चलेगा, लीवर उसका राइट आंसर। अगर कोई पूछता है कि हमारी बॉडी में अगर जहर दे दिया गया है तो वो कहाँ से पता चलेगा, कौन से पार्ट से पता चलेगा, तो लीवर से जो है पता चल जाएगा। कि लीवर जांच करने के बाद पता चल जाएगा कि जो है हमारी बॉडी में जहर दिया गया या नहीं दिया गया। अब शराब पीने से क्या होता है, शराब पीने से लोग कहते हैं किडनी खराब हो जाती है, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपका लीवर डैमेज होगा, उसके बाद में किडनी खराब होगी। किडनी का काम ही है वो जहर को निष्क्रिय कर देने का काम है। मतलब जो शराब में अल्कोहल होता है उसको भी थोड़ा बहुत निष्क्रिय करने का काम हमारी किडनी करती है, और लीवर जो है पहले डैमेज हो जाता है। और अगर जहर की जाँच करनी हो तो लीवर की जाँच करवा के किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी संख्या कितनी होती है।
किडनी की संख्या तो 2 होती है, आप लोगों को पता ही होगा। इसका भार क्या होता है, 140 ग्राम होता है। किडनी का भार, औसत भार 140 किलो होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा ताजा है तो हो सकता है 2-4 ग्राम ज़्यादा हो जाए। अब इसके बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, झिल्ली पाया जाता है। हमारे हेड में जो झिल्ली पाई गई उसका अलग नाम है, और हमारे जो किडनी में जो झिल्ली पाई जाती है उसका क्या नाम है, उसका नाम पेरिटोनियम है। इसके ऊपर एक झिल्ली पाई गई उसका नाम पेरिटोनियम है। अब इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं, हमने अभी आपको यहाँ पे बताया कि इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स इसके बाहरी भाग को कहा गया। इसके आंतरिक भाग को मेड्यूला कहा गया। यहाँ पे हमने मेड्यूला बता दिया आपको। अब इसका जो प्रवेश द्वार होता है, इसका प्रवेश द्वार क्या मतलब, अमोनिया कहाँ से एंटर करता है या यूरिया कहाँ से एंटर करता है, तो वो कहाँ से करेगा, रीनल हाइलम से करेगा। यहाँ पे हमने बताया आपको रीनल हाइलम, ये जो है प्रवेश द्वार कहलाता है किडनी का। यहाँ पे अमोनिया सबसे ज्यादा होता है। कोई पूछता है आपसे कि हमारे शरीर में अमोनिया सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो किडनी के रीनल हिलम पार्ट में पाया जाएगा। इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई मतलब, इकाई का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज है तो उसका बेसिक यूनिट होना चाहिए, मतलब मूल इकाई वो किस चीज से बना हुआ है। ठीक, अगर कोई दीवार है आपके सामने खड़ा है तो इसमें बहुत सारी चीजें मिलकर के ये दीवार बना है, लेकिन इसका बेसिक चीज क्या है, बेसिक जो है वो इसका ईंट है। अगर ईंट नहीं होगा तो दीवार नहीं खड़ी हो सकती है। इसमें बालू मिलाया जाता है, सीमेंट मिलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी चीज की हमारे शरीर की बेसिक यूनिट जो है सेल होती है, ठीक उसी प्रकार से नेफ्रॉन जो होता है इसका बेसिक यूनिट होता है। ठीक, न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस सिस्टम का होता है, लेकिन इसका क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन की संख्या लगभग 8 लाख होती है। अब किडनी इतनी बड़ी है, अब इसमें 8 लाख लगभग नेफ्रॉन है। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं जो बेसिक यूनिट होता है किडनी का उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब थोड़ा इस माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखा गया, जूम करके देखा गया, तो उसका स्ट्रक्चर ठीक इस प्रकार से दिखाई दिया। इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, ग्लोमेरुलस पाया जाएगा। उसके बाद में बोमेन्स कैप्सूल पाया जाएगा। ठीक, अब जो ग्लोमेरुलस होता है वो कैसे होता है, वो गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में होता है। अब जो ग्लोमेरुलस है उसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। एक फिल्ट्रेशन होता है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। माइक्रोस्कोप होता है, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब बहुत ही डीपली ये फिल्टर करना। अब इसको हिंदी में कहते हैं निरुस्पंदन। ठीक, अब ये क्या करता है, ये रक्त के कणों को छानता है, ये ब्लड के कण को छानता है। मतलब ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या करेगा, ब्लड में जो कण पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनको छानने का काम कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है। अब ये क्या करता है, फिर ये शुद्ध रक्त को, ब्लड के कणों को इसने छान लिया, फिर ये क्या करेगा, ये शुद्ध रक्त को ये वापस भेज देगा। ठीक, ये शुद्ध रक्त को लंग्स के पास वापस भेज देगा। अब उसके बाद में क्या पाया जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ये आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। और ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये थोड़ा, इसके पास दिमाग नहीं होता है। ये क्या करता है, ये सब जितना भी ब्लड में पाया गया सब कुछ छान कर अलग कर देगा, केवल ब्लड को ही भेज देगा। अब ब्लड में भाई बहुत सारी चीजें जो आवश्यक चीजें होती हैं जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसको भी छान देता है, ये बाहर फेंक देता है कि तुम लोग बाहर जाओ, बाहर निकलो। अब ये बोमेन कैप्सूल क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये आवश्यक पदार्थ जो ब्लड में जो आवश्यक पदार्थ जो छन गए थे, जो पार्टिकल्स, उनको ये पुनः अवशोषण करेगा। ठीक, जिस ग्लोमेरुलस ने जिसको छान दिया था उनमें से देखेगा कि भैया कौन सी चीज आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, काम करने लायक है, उसको वो रखेगा और फिर ये भेज देगा। अब यूरिया को अलग कर देता है। यहाँ पे जो है यूरिया को वो अलग करने का काम करता है। डायलिसिस हो जाता है, अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है, वो बोमेन्स कैप्सूल में होता है। उसके बाद में नेफ्रॉन होता है, ये क्या करता है, ये यूरिन फॉर्मेशन करता है। तो अब हम देखते हैं कि जो यूरिन होता है हमारा, जो मूत्र होता है, पेशाब होता है, उसमें कौन कौन सी पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, जो यूरिन होता है उसमें जो है जल का कंपोजिशन और यूरिया का और उसका पीएच वगैरह, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें जल कितना पाया जाता है, जो यूरिन होता है उसमें जल कितना होता है, 95% जो होता है वो जल होता है। मतलब यूरिन में वाटर की मात्रा जो होती है वो 95% होती है। जो यूरिया होता है वो 2% होता है। अब उसके बाद में जो पीएच है इसका, हमारे यूरिन का पीएच जो होता है वो 4.8 होता है। मतलब जब 4.8 का मतलब हो गया ये एसिड है। एसिड का मतलब होता है इसका स्वभाव जो होता है वो अम्लीय हो जाएगा। 7 के बिलो है अगर कोई चीज तो वो एसिडिक है, तो इसलिए इसका स्वभाव अम्लीय है। अब ये पीला क्यों होता है भाई, यूरिन जो होता है वो पीला कलर का हो जाता है। कभी कभी बुखार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पीले रंग का यूरिन निकलने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें यूरोक्रोम पाया जाता है। यूरोक्रोम की वजह से
यूरोक्रोम की वजह से जो होता है यूरिन जो होता है पीला होता है। और इसमें गंध क्यों आती है? गंध जो होती है वो अमोनिया की वजह से आती है। आप लोग देखते होंगे कि अगर कहीं पे टॉयलेट किया जाता है, अगर दीवार पे, रेलवे स्टेशन के पास अगर आप लोग ज़्यादा देखे होंगे, दीवार पे सभी लोग टॉयलेट करते हैं तो अमोनिया जो होता है वो यूरिया में कन्वर्ट हुआ। ठीक, लीवर ने हमारे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया, लेकिन जो यूरिया होता है वो 3 से 4 घंटे के बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है फिर से। जो अमोनिया होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो क्या करता है, दीवार को भी गिरा देता है। आप लोग गौर से देखिएगा, जहाँ पे लोग टॉयलेट करते हैं वहाँ की दीवार जो होती है वो गिर जाती है। 3-4 साल के बाद दीवार जो होती है वो गिर जाती है। ठीक, दीवार तक को भी गिरा देती है, इतनी खतरनाक चीज़ होती है। इसका गंध जो होता है वो अमोनिया के कारण होता है। अमोनिया यूरिया में बदला, फिर से यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक, अब जो स्वभाव है इसका यूरोक्रोम के द्वारा है। ठीक, अब ये पीला है, पीला यूरोक्रोम के द्वारा है। अब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो हमारा लेटरिन होता है वो क्यों पीला होता है, उसका भी कलर तो पीला होता है। उसमें जो होता है बिलिरुबिन पाया जाता है। बिलिरुबिन जो पाया जाता है वो जो है इसी की वजह से लेटरिन जो होता है वो पीला होता है। जो लेटरिन होता है वो पीला होता है, वो बिलिरुबिन के कारण होता है। और जो ये पीला होता है हमारा यूरिन, ये यूरोक्रोम के द्वारा होता है। किडनी से होने वाली बीमारी, किडनी से होने वाली बीमारी में स्टोन बहुत कॉमन है। किडनी में स्टोन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट से किडनी में पाया जाने वाला स्टोन बना होता है। अब फिर क्या है, यूरेनिया। यूरेनिया का मतलब होता है कि बहुत से लोग होते हैं उनका जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा गंद मारता है, बहुत लोगों का कम गंद मारता है। ठीक, उनमें अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो जिस यूरिन में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा गंद मारने लगता है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, उनको कौन सी डिजीज होती है, उनको यूरेनिया हो जाती है। यूरेनिया की बीमारी हो जाती है। उनका अमोनिया लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे उनके यूरिन से ज़्यादा गंद आने लगती है। अब एक बीमारी जो होती है ग्लाउट, ये गठिया बीमारी है। ये गठिया बीमारी क्या होता है, बुजुर्ग लोगों को आप लोग देखते होंगे कि जब वो बैठते हैं तो बहुत ही परेशान होकर के बैठते हैं, भैया हाय दादा गोड़ टूट गई है, फलान है, धमाक है। बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होगी। मतलब उनके जो बोन्स हैं, बोन्स में जो होता है साइनोवियल, बोन्स में क्या पाया जाता है, साइनोवियल पाया जाता है लिक्विड। साइनोवियल लिक्विड जो पाया गया ये क्या करता है, ये हमारे बोन्स के जो जोड़ होते हैं, हड्डी का ये जोड़ है, इसके ये जोड़ है, इसके अंदर जो होता है वो साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। साइनोवियल लिक्विड का काम क्या होता है, ये इस जोड़ को लचीला बनाए रखता है। ये लिक्विड इसके अंदर भरा है, साइनोवियल लिक्विड, ये लचीला बनाए रखता है। और इसमें जो वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं जिनमें ये ग्लॉट मतलब गठिया रोग हो जाता है, उनमें क्या होता है, साइनोवियल का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है और जो यूरिक एसिड होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो जब साइनोवियल लिक्विड जब नहीं पाया जाएगा तो ये यहाँ पे जो है लिक्विड है ही नहीं, जो इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाए रखता है वो नहीं पाया जाएगा, तो वहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है। तो ये जब बैठेंगे तो इनके हड्डियों में से चरचराहट की आवाज़ आने लगती है। ठीक, कभी कभी आप लोग इसको अंदाज देखिएगा, अंदाज करके जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो बैठेंगे तो उनकी अस्थियों से आवाज़ आती है। मतलब उसके अंदर साइनोवियल लिक्विड जो है वो ख़त्म हो गया है, जो हमारे अस्थियों को फ्लेक्सिबल बनाता है। मतलब उसके अंदर जो चिकनापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। साइनोवियल लिक्विड का लेवल जिनमें कम हो गया उनकी हड्डियाँ से आवाज़ आने लगेगी जब वो बैठेंगे तब। अब उसके बाद में क्या है, किडनी अगर खराब हो गई, अगर किसी के पास एक किडनी है तो वो पूरी तरीके से मस्त से आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर किसी की दोनों किडनी खराब हो गई है तो वो उसका मरना तय है। या तो फिर किसी से वो किडनी ले भी तो उसके घर वाले से वो ले सकता है, बहन है, भाई है, पत्नी है या कोई और रिश्तेदार है उससे ले सकता है। अगर हम किसी मृत व्यक्ति से किडनी ले रहे हैं जिसकी डेथ हो गई है, तो अगर डेथ हो गई है तो उसकी किडनी 48 घंटे के अंदर निकाल करके ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए, वरना वो किडनी बेकार हो जाएगी। अगर मान लीजिए ऑपरेशन हो रहा है तो उधर डेड बॉडी का ऑपरेशन करवाइए, इधर फटाक से तुरंत ट्रांसप्लांट करवा दीजिए अगर डेड व्यक्ति से ले रहे हैं तो 48 घंटे में। अब मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, भाई हर किसी का जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है। ठीक, अब इसमें जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। जो पौधे हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है लासा, गोंद। पादप को पेड़ भी कहा जाता है, प्लांट आप लोग समझते होंगे, एनिमल और प्लांट। प्लांट में क्या होता है, लासा, गोंद। ठीक,
आप लोग पेड़ को काटेंगे, पेड़ की टहनी को काटेंगे तो उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। वो क्या है? पेड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। किसी भी टहनी को या किसी भी स्टेम को आप काटेंगे, अगर हरा है तो उसमें से, अगर ग्रीन प्लांट है तो उसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। वो क्या हो जाएगा? लासा या गोंद उसको कहेंगे, वो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं जो एनिमल होते हैं, उनमें बहुत से एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं। यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल है मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, इसमें मनुष्य आए और पशु आ गए। मनुष्य और पशु, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो फीमेल होती है, मतलब ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल होता है और जो मेल होता है, उसको उसमें से केवल वो फीमेल को ही स्तनधारी समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग छोटे बच्चे को देखते हैं तो दोनों में, एक लड़की है एक लड़का है, तो उसके स्तन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो छोटे हैं। उनमें स्तन ग्रंथि जो है, अभी बच्ची है तो उसमें स्तन ग्रंथि डेवलप नहीं हुई। जो जब वो 12 साल की उम्र में आ जाएंगे, उसके बाद में जो स्तन ग्रंथि है वो फीमेल बॉडी में एक्टिव हो जाएगा। वो जो है स्तन को थोड़ा उभरा हुआ बना देगा, और वही चीज़ बच्चे में नहीं पाया जाता है। मतलब मेल में जो है स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। फीमेल में क्या पाया गया? स्तन ग्रंथि पाया गया, इसलिए उस पर स्तन जो होता है वो उभरा हुआ होता है। ठीक, स्तनधारी ह्यूमन बीइंग में मनुष्य भी है और महिला भी है। बहुत से बच्चे केवल महिला को ही स्तनधारी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेल एंड फीमेल दोनों हैं। मनुष्य और पशु आ गए इसमें। यूरिकोटेलिक, यूरिको मतलब यूरिक, टेलिक मतलब उत्सर्जन। जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। इसका बर्ड और रेप्टाइल, मतलब बर्ड और रेप्टाइल्स, इसको बर्ड ना लिख करके आप लोग एप्स भी लिख सकते हैं। रेप्टाइल एंड बर्ड इसके एग्जाम्पल है यूरिकोटेलिक के। अब जो बात आती है अमोनोटेलिक, अमोनो मतलब अमोनिया, जो डायरेक्ट अमोनिया को ही एक्सक्रीट कर दें उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है पाइसेस। पाइसेस एंड इंसेक्ट इसका एग्जाम्पल है, मतलब मछली और कीड़े मकोड़े। जो पाइसेस है वो मछली हो गई, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, कीड़े मकोड़े हो गए। और जो बात आती है यहाँ पे ग्वानोटेलिक, ग्वानोटेलिक किसको कहा गया? ग्वानोटेलिक मकड़ी को कहा गया, मतलब वो ग्वानिन का उत्सर्जन कर रहे हैं। ग्वानिन का उत्सर्जन वो कैसे कर रही है? वो कहीं पर भी जाती है तो जाला बनाते हुए जाती है। वो हमेशा जो है ग्वानिन का एक्सक्रीशन करती रहती है, इसलिए उसको ग्वानोटेलिक कहा गया। ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा। ये आपको हर जगह पर काम आएगा। किसी भी क्लास में आप जाएंगे, एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरियोटेलिक मतलब यूरिया का एक्सक्रीशन, यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन, अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया का एक्सक्रीशन, इस और ग्वानोटेलिक, ये 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए। और पादप मतलब प्लांट होते हैं, उनको आप कट करेंगे, उसके बाद में उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पता चलेगा आपको। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में नए चीज़ के साथ और नई जानकारी के साथ, जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे 2-4 दिनों में या 2-4 हफ्ते में। थैंक यू।